अच्छा जी, अब ये हमारे पास आपके सामने है, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना था। प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैंने ऐड किया है क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब अकाउंटेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो अगर वो सवाल ये था कि भाई अगर आपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल करना है कि उसने कोई काम किया है जिससे कंपनी को नुकसान हो गया है, या उसकी जॉब जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी, या वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका, तो आप अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस से एम्प्लॉय को कैसे गुजारेंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के बाद आप देखेंगे कि भाई हुज फॉल्ट इज दिस, क्या एम्प्लॉय का कसूर है, या ऑर्गेनाइजेशन का कसूर है, या मैनेजमेंट का कसूर है। तो अब उसमें जो पहला स्टेप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर क्या है जी? इन्फॉर्म एम्प्लॉइज अर्ली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर। पहले एम्प्लॉय को अकाउंटेबिलिटी अगर आपने करनी है कि आप एम्प्लॉय को कह रहे हैं यू आर अकाउंटेबल फॉर योर जॉब या फॉर वट एवर टास्क दैट हैज बीन गिवन टू यू, तो आपको एम्प्लॉय को पहले से बताना पड़ेगा साफ साफ कि भाई हम आपसे ये चाह रहे हैं। अच्छा, ताकि एम्प्लॉय को पता हो ना, बाद में कह जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू ऑब्टेन नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। जारी बात है, अगर आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय एक सर्टन टास्क को परफॉर्म करे, तो उसके लिए अगर स्किल्स नहीं है उसके पास, तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि वो परफॉर्म कर सके। क्योंकि अदरवाइज अगर आप ट्रेनिंग नहीं देते और एम्प्लॉय से वो टास्क परफॉर्म नहीं होता सक्सेसफुली, तो एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं है। एम्प्लॉय विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, यानी कि आप अपनी तरफ अपने एंड पे सारे काम कर लेंगे तो ही एम्प्लॉय अकाउंटेबल होगा। अच्छा, इन्फॉर्म कर दिया, ट्रेन कर दिया। अच्छा, अब वो बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो पता नहीं था। अब वो ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास तो जनाब स्किल ही नहीं थे, आपने मुझे सिखाया ही नहीं। अच्छा, फिर कीप प्रोवाइडिंग एम्प्लॉई द फीडबैक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि इवन इफ एम्प्लॉई इज परफॉर्मिंग द जॉब, उससे इन टच रहें और उसको बताते रहें कि अच्छा यार आप काम सही कर रहे हो, आप ये कर लो ये कर लो। तो वो भी आपको बताते रहना है। फिर यार्ड स्टिक टू मेजर परफॉर्मेंस शुड बी मेड क्लियर टू एम्प्लॉई, यानी कि हम किस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। काम कंप्लीट चाहिए, जैसे एक एम्प्लॉई है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, तो उसको बताना है कि हमें फर्नीचर जो है ना कि इतने पीसेस बनाने हैं इतने टाइम में, लेकिन किस क्वालिटी के, ये भी आपको बताना है कि हमने आपकी जो है वो टाइम भी देखना है, हमने आपका वेस्टेज भी देखना है कि कितनी लकड़ी जाया कर रहे हैं, और आपका ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है फर्नीचर की वो भी देखनी है। तो आपको वो बताना पड़ेगा एम्प्लॉय को, वो जो यार्ड स्टिक है जिस बेसिस पे आप मैयर करेंगे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। अच्छा, ताकि एम्प्लॉय को पता हो, बाद में कह जी आपने कहा था, आपने ये तो नहीं बताया था कि वेस्टेज नहीं करनी, आप बिल्ड क्वालिटी देख लें कि आप बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, आप आपने कहा था देखें वेस्टेज मैंने नहीं किया, जो टूटी फूटी लकड़ी थी मैंने जाया नहीं की, उसी को लगा दिया फर्नीचर में। तो जाहिर बात है ये एम्प्लॉय का कसूर नहीं है फिर। अच्छा, एम्प्लॉय शुड बी मेड क्लियर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड और बैड परफॉर्मेंस। सर जी गलती हो गई है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि मुझे फायर कर देंगे या मुझे मेरी आधी सैलरी काट लेंगे। तो आपको एम्प्लॉय को ये बताना है कि भाई आपको ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये अब देखो बिल्कुल क्लियर हो गया शुरू से लेके एंड तक। अब एम्प्लॉय विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर एम्प्लॉय सही से जॉब नहीं करता, क्योंकि ट्रेनिंग उसे दी हुई है, फीडबैक आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन उसे पूरी दी हुई है कि आप ने क्या टास्क परफॉर्म करना है, और कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब जब आप एक्शन लेंगे तो एम्प्लॉय जो है ना वो रिटेलिएट नहीं कर सकता कि जी जनाब मुझे पता नहीं था ये कैसे कर रहे हैं, और बाकी एम्प्लॉयज की सिंपथीज भी गेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे और आपने एम्प्लॉय को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं और उसके बेसिस पे एक्शन ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एक फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी एम्प्लॉय जो है ना वो भी हो सकता है कि एक प्रेशर ग्रुप फॉर्म कर लें, या अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन में कम इनटू प्ले, जरा हमारे एम्प्लॉय के साथ जाती क्यों कर रहे हैं। अगर ये चीजें प्रोवाइड की नहीं है तो फिर ट्रेड यूनियन भी कुछ नहीं कर पाएगी, एंड यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। अच्छा, अब इसी तरह आगे चलते हैं तो चेन ऑफ कमांड आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब चेन ऑफ कमांड आपको पता ही है कि ये टॉप टू बॉटम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को शो करता है, जिससे ये पता चलता है कि अगर ऑर्डर ऊपर से आ रहा है तो वो कितने लेवल से होके गुजरेगा और किन किन बंदों से होके गुजरेगा। तो और जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होती है वो उसको पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन किससे ताल्लुक रखती है। जैसे अगर आपने कोई फर्ज किया, एक फॉल्ट आ रहा है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको पता है कि हमें क्या करना है। हमें जी ये काम है डायरेक्टर ऑपरेशन से, डायरेक्टर ऑपरेशन आगे मैनेजर ऑपरेशन को बताएंगे, मैनेजर ऑपरेशन आगे अपने जो जूनियर लेवल के मैनेजमेंट है उसको बताएंगे, और फाइनली आप फिर प्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर जो फॉल्ट आ रहा है और वो जो एम्प्लॉई वो वाला पार्ट बना रहा है प्रोडक्ट में,
वहां तक इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है। तो ये अब जारी बात है, चेन ऑफ कमांड जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी, इसका मतलब है उतनी ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मौजूद है, उतनी इंफॉर्मेशन देर से पहुंचेगी और उतने ही इंफॉर्मेशन के डिस्टॉर्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है। आजकल वैसे कम है ये चांसेस, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, तो आप उसके थ्रू मैसेज भेज देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैसेज जो है ना, इट में गो आउट ऑफ शेप। क्यों? इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिसने लिख कर भेजा मैसेज, अगर जुबानी भेजा है तो वो तो चेंज हो ही सकता है। अगर लिखकर ईमेल भेज रही है तो वो आपको तो नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, उससे अवॉइड कैसे करते हैं? जितने ज्यादा बंदों से गुजरेगा उतना ही वो अपनी कहानी बताएगा या उसको इंटरप्रेट करेगा अपने तरीके से। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब मैसेज भेजा जाता है ना, तो वो करते क्या है, इससे बचने के लिए ईमेल को ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, या जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया मैनेजर को, उसने वही मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट। तो उससे वो मैसेज वहां पहुंच गया। लेकिन अब उसमें एक प्रॉब्लम है। फिर भी वो क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वही अब अगर आप मैसेज चेंज कर रहे हैं, हर बंदा अपने हिसाब से मैसेज को चेंज करके आगे फॉरवर्ड करता जा रहा है, इसका मतलब है कि द मैसेज माइट लूज इट्स ओरिजिनलिटी। वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। हमने पहले भी बात की थी कि गेम भी है चाइनीज विस्पर के नाम से। वो एक बंदे के कान में कुछ बोलते हैं, वो दूसरे बंदे के कान में बोलता है, और एंड पे जब वो बात पहुंचती है तो पता चलता है बात ही कुछ और हुई, क्योंकि हर बंदे ने जितना सुना उस हिसाब से उसने अपने वर्डिंग में आगे कन्वे कर दिया। तो ये आप इससे तो चले, मैंने आपको जैसे बताया कि वर्बली जा रहा है फिर तो ये प्रॉब्लम आएगा। रिटर्न भी जा रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैसेज रहेगा। वो मैसेज डी कोड कौन करेगा? तो एक मैसेज आ रहा है सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, एक फॉर्मल एक रिटर्न कम्युनिकेशन है ईमेल की या एक व्हाट्सएप मैसेज की, वो हर एम्प्लॉय डी कोड नहीं कर सकता। इमेजिन करो एक मशीन ऑपरेटर है, वो क्या पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ सकता। अंग्रेजी लिखी हुई है फर्स्ट में, और वो लिखा है जी आपके कंसर्न एम्प्लॉई उनको ही भेज दें। अब उससे बहुत ज्यादा मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, जबकि मैनेजर अपने पास से मैसेज में ऐड करे कि जनाब कंसर्न एम्प्लॉई आप हैं और ये वाला फॉल्ट आ रहा है, तो आप बताएं आप अपने काम में कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या नहीं, जो भी है। क्योंकि वो सुपरवाइजर जो उस एम्प्लॉय के साथ लगा हुआ है, जो मशीन ऑपरेट करता है टू मेक दैट पार्ट, वो उसको पता है कि इसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है और हमें ऑपरेशन मैनेजर को इत्तला करनी है। इसका मतलब है मैसेज आपको डी कोड करना ही पड़ेगा मैनेजर को, और फिर कन्वे करना पड़ेगा। तो जितने लेवल ज्यादा होंगे ये प्रॉब्लम आने वाली है कि आपकी वो जो मैसेज है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना रहे। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये होता है कि आप जो है वो फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्वेरीज हैं एम्प्लॉय की उसको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कन्वे कर दें। लेकिन फिर भी मैनेज मैसेज कहाँ से आ रहा है? ऊपर से, वो मैनेजर ने थोड़ी ना दिया हुआ है। तो फिर भी इसलिए कहते हैं लेवल्स अगर ज्यादा हैं तो इश्यूज आ सकते हैं उसके अंदर। इसका मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि फीडबैक ले, लेकिन अगर फीडबैक नहीं ली जा रही तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। बहरहाल बात अभी लंबी हो गई, लेकिन बहरहाल वो आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसके हिसाब से भी करना जरूरी थी ना। तो उसका एक तरीका ये है, चेन ऑफ कमांड लॉन्ग अगर है और उससे बचना है तो डी लेयरिंग कर लें। ठीक है ना, हमने बात की है। तो डी लेयरिंग अगर आप करेंगे, इसका मतलब आपने बीच में से लेवल उड़ा दिए मैनेजमेंट। तो वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो आपकी एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान गैप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और फिर वो शायद डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकें टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज, और जिससे मैसेज मैसेज जो है ना वो अपनी ओरिजिनलिटी को लूज नहीं करेगा। अच्छा, ये बात हो गई। और डी लेयरिंग को वैसे भी हमने आगे चल के भी बात करनी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मैंने यही पे डिस्कस कर लिया। स्पैन ऑफ कंट्रोल आ गया। स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि एक मैनेजर के नीचे कितने बंदे डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टली का वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है, अब मैं अगर सीईओ की बात करता हूँ तो सीईओ के नीचे तो सारे काम कर रहे हैं। तो क्या स्पैनर कंट्रोल में के स्पैनर कंट्रोल के अंदर ये सारे बंदे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ऑफकोर्स। जो डायरेक्टली है तो सीईओ के अंदर जो है वो के स्पैनर कंट्रोल में आएगा डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ एचआर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, और बस। तो सीईओ का स्पैनर कंट्रोल 4 होगा। इसी तरह डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है, उसके नीचे कितने बंदे आ रहे हैं? उसके नीचे 3 बंदे आ रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ, मार्केटिंग मैनेजर मिडलैंड, मार्केटिंग मैनेजर साउथ। उसका स्पैनर कंट्रोल 3 हो गया। तो मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ का स्पैनर कंट्रोल क्या होगा? वो है 1 2 3 4 5 6 बंदे उसके नीचे भी हैं, उसका स्पैनर कंट्रोल 6 होगी। अच्छा, अब आपने ये समझना है स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, whereas chain of command is related to the whole organization. chain of command तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा है कितने लेवल से इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। स्पैनर कंट्रोल ये नहीं बता, वो ये कह रहा है
एक बंदे के नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं डायरेक्टली। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे मैनेजर को पता चल जाता है कि मैं कितने बंदों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर वो बंदा गड़बड़ करता है तो मुझे ही जवाबदेह होना है। अब मैं कहूँ कि आपने ऐसे बंदे को क्यों हायर किया, ये क्यों काम दिया, ये आपने क्यों मॉनिटर नहीं किया सही तरीके से। अच्छा, इसमें भी एक बात आई थी कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, जैसे अगर मैं कहूँ कि सीईओ चले चारों को हैंडल तो कर रहा है डायरेक्टर्स को, या जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है वो तीनों मैनेजर जो नॉर्थ में, मिडलैंड में और साउथ में उनको हैंडल कर रहा है, तीन है, लेकिन उससे नीचे छह बंदे आ गए। अब छह बंदे, हर आधे घंटे में एक बंदा आया था, सर जी ये मसला आ गया, सर जी ये साइन कर दें। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैनेजर वोंट बी एबल टू फोकस ऑन हिज ओन जॉब या ऑन हर ओन जॉब। और वो बाद का कुछ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजर के जो लेने होते हैं, वो डेली जो रूटीन के मैटर्स हैं उन्हीं को सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि एम्प्लॉय मेरे पास उसके बाद पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनको मैनेजर का अप्रूवल चाहिए। तो ये मसला आता है। तो इसलिए स्पैन ऑफ कंट्रोल में अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है या नैरो होता है, चेन ऑफ कमांड लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है, तो चेन ऑफ कमांड से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या तो टॉल हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, और उससे कम्युनिकेशन या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। ये हमने देख लिया है। डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। अगर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट है तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द मार्केट। मार्केट में कोई भी चेंज आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो गैप कम है उनके दरमियान, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। जहां पर चेन ऑफ कमांड लॉन्ग है, वहां पे तो मैसेज पता नहीं कब पहुंचता है, तो आप फौरी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन नहीं कर पाते एम्प्लॉयज को, और अर्ली डिसीजन भी उस तरह से एक्शन की शक्ल में, डिसीजन तो ले लेते हैं, एक्शन की शक्ल में सामने नहीं आ रहा, क्योंकि एक्शन फाइनली ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉयज ने लेने हैं ना, वो तो वर्बल डिसीजन ले रहे हैं। एक्शन किसने करना है? एम्प्लॉयज ने। मैनेजर ने तो नहीं करना, ना ही डायरेक्टर ने करना है, वो तो सिर्फ सुपरवाइज ही कर रहे हैं। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज, वो क्या कहते हैं, वाइड है, तो उसमें नॉर्मली इस बचने के लिए कि मैनेजर खुद अपने काम पर भी फोकस कर सके, डेलीगेशन कर दी जाती है। और डेलीगेशन हमने पढ़ा था पहले भी, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फर्क है, कि डेलीगेशन में आप टेम्परेरी तौर पर, तो अगर फर्ज किया कि मैनेजर के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आ गया एंड मैनेजर इज वर्किंग ऑन इट, तो अब मैनेजर कह रहा है यार, मैं बार बार, अगर मुझे एम्प्लॉइज मेरे पास पूछने आ रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू चॉक आउट अ प्लान, या आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उस पर नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है भाई आप अभी डिसीजन अपने खुद ही ले। लेकिन वही बात, डेलीगेशन है तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जब तक मैनेजर बिजी है वो कह रहा है कि भाई स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, तो हम मैं एम्प्लॉयज को कह देता हूँ ये काम खुद ही कर लेंगे, अपने तौर पर डिसीजन ले लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस दे दी गई है, और वो काम जल्दी भी करेंगे, और वो चूंकि दे आर मोर क्लोज टू द जॉब, तो इसलिए उनको ज्यादा पता है कि व्हाट आर द इश्यूज दे आर फेसिंग व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब, या क्लाइंट्स को डील करना है तो क्लाइंट्स के साथ क्या इशू उनको आ रहे हैं, वो फौरी तौर पर डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। दे वोंट हैव टू वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ द मैनेजर या द टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन तो ये एक इसका हल है, आपका वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का। अगर नैरो है फिर तो मसला नहीं है, मैनेजर आराम से हैंडल कर सकता है। अच्छा, ये आगे आ गया डी लेयरिंग। अच्छा यार, थोड़ा सा ना प्रोजेक्टर को थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा उसी तरह, ताकि पूरा थोड़ा उधर, बस। अच्छा जी, अब डी लेयरिंग आ गया है हमारे पास। बताया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कम करना है आपने, ताकि आपकी चेन ऑफ कमांड शॉर्ट हो जाए। ठीक है ना, ये चेन ऑफ कमांड आपकी शॉर्ट हो जाए। और बताया आपको क्यों चाहते हैं। अच्छा, चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होने के दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि गैप कम हो गया, ठीक है, वर्कर जो है ना, दे वोंट फील एलिएनेटेड कि हमसे, हमें तो कोई पूछना ही है, हमें तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, ना ही मैनेजमेंट को पता है टॉप लेवल की कि कौन से वर्कर काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे वर्कर हैं, कौन से लॉयल है, कौन से नहीं है। यहाँ पर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट करने से मैसेज तो जल्दी जाएगा, साथ में आप वर्कर से क्लोज इंटरेक्शन रखेंगे, जिससे एक वर्कर लॉयल्टी भी आपको गेन होगी। मैं बता रहा हूँ, लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, वर्कर ज्यादा फोकस करेंगे अपने काम पर, और आपको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जब चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होता है ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाता है। ये आपने बात याद रखी, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है जब आप लेवल्स कम करेंगे। मैं अगर इसी में दिखा दूं ऊपर, ये जरा गौर करो, अगर मैं यहाँ पर ये जो डायरेक्टर्स हैं, या अगर डायरेक्टर को छोड़ देते हैं हम, मैं ना ये जो मार्केटिंग मैनेजर है ना, इनको हटा देता हूँ।
इस पूरी लेयर को गायब कर देता हूँ तो डी लेयरिंग हो गई ना। तो क्या इससे डायरेक्टर्स का स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ नहीं गया? अभी हर डायरेक्टर का अगर गौर करें ना, अगर मार्केटिंग मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल फर्ज किया ये 3 बंदे आ रहे हैं उसके नीचे, तो भाई 3 बंदे उड़ा दिए तो 15 बंदे, ये 6 तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के बस नहीं 15 ही होंगे, क्योंकि 3 मार्केटिंग मैनेजर हैं। तो उसके नीचे जो है ये 6 6 6 18 बंदे आ जाएंगे। तो एक जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 18 हो जाएगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा अगर चेन ऑफ कमांड शॉर्ट होता है तो, ठीक है। और उसका फायदा क्या है कि आप फिर डेलीगेशन को प्रमोट करेंगे, और डेलीगेशन जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और अर्ली डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, सारी बात। तो ये एक फायदा इसमें हो रहा है। अच्छा, आप जल्दी से देखते हैं एडवांटेज ऑफ डी लेयरिंग में कि रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट। बता दिए क्यों, क्योंकि भाई बिजनेस कॉस्ट के बारे में मैनेजर निकाल दिए तो उनकी सैलरी तो नहीं देनी ना, तो इसका मतलब है आपके पैसे बच गए, सारी बात है। और कॉस्ट बचने से क्या होगा, आगे डेवलपमेंट आप नहीं करनी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, जो भी आप करना चाह रहे हैं। इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, ये मैंने बता चुका, मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा। शॉर्टर चेन ऑफ कमांड, मोर डेलीगेशन, वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी बता चुका हूं, मैं छोड़ रहा हूं इसलिए। मोटिवेटेड वर्कफोर्स, ये भी बता दिया। बीइंग लेस रिमोट टू टॉप टर्म, में सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं। डेवलप आप अच्छे से इसको कर सकती है। फिर डिसएडवांटेज देख लें। वन ऑफ कॉस्ट आ गया इसमें। अच्छा, अब ये वन ऑफ कॉस्ट का पता क्या मतलब होता है, आपको वन टाइम एक बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ जाए, और उसको रिडंडेंसी पेमेंट्स बोलते हैं, कि आप निकाल रहे हैं किसी एम्प्लॉय को बगैर किसी वजह के, मतलब इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, सिर्फ फर्क ये है कि अब नाउ दैट जॉब इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो जॉब ही नहीं रही है। तो वो एक बैड इमेज को अवॉइड करने के लिए आप उसको पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय के। छोटे बिजनेसेस शायद नहीं करते, बड़े बिजनेसेस जिनकी अच्छी रेपुटेशन है वो ये काम करते हैं, तो उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, एक बात तो ये। फिर अगर डी लेयरिंग करेंगे, फिर इंक्रीज वर्कलोड फॉर, लेकिन जो जो एम्प्लॉइज जो बिजनेस ऐसे करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे होते हैं कि यार अगले 10 साल में हमने क्या करना है। तो वो कहते हैं यार चलो अभी हमें नुकसान हो रहा है 1 अरब का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी 1 अरब का नुकसान हो रहा है, लेकिन आगे 5 साल बाद जाके या 10 साल बाद जाके हमें जो है वो 20 अरब का फायदा होगा। तो इतना बड़ा आप प्लान करते हैं एट टाइम, जब आपको पता हो कि आपने लॉन्गर रन में भी आगे चलना है। छोटे बिजनेस जिनका आज का पता नहीं कल का नहीं पता, वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते। वो तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में कितना गेन आ रहा है और कितना अब लूज कर रहे हैं। बड़े बिजनेस ये प्लान करते हैं कि अभी नुकसान उठा लो, बाद में फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, अब अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये ना आपकी जो पीआई है, पीआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सबको पता है। इसकी प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा है अभी तक, अभी तक ये नहीं पता चल रहा खरीद कौन रहा है। तो क्या मैं कहा सर 10 अरब के ऊपर बोली लगी है। ये हाँ, अब वो लगी है, लेकिन प्लस ये कि वो जो एम्प्लॉई जिनको फारिग करना है, अब उनको कैसे फारिग करना है आपने? गवर्नमेंट चाह रही थी 80 समथिंग, जी, लेकिन 10 लगी। हाँ। अब ये है कि वो टहन लगी है तो बहुत बुरा हाल हुआ है ना। बस का ये है कि वो कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। लेकिन उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग रन का सोचेंगी, लॉन्ग टर्म का, तो उनको फायदा ही होने वाला है पीआई को लेने का। हाँ, अब उनको एम्प्लॉयज में छांटी तो करनी होगी, तो उसके लिए आप कह लेंगे अगर फर्ज किया, अभी ना पीआई के जो एम्प्लॉयज है ना वो तकरीबन वो 7,000 के करीब, और असल में जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज है ना वो कोई आप कह लो 2-3 हज़ार से ज्यादा की नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। वो 7,000 एम ही भर्ती किए उन्होंने फ्री में, बस वो जो हम कहते हैं जिसे नेपोटिज्म वगैरह, मामा चाचा ताया अपने भर्ती कर दी है और मजे कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहे। अब वो उनको रिटर्न करेंगे, लेकिन जारी पता है उनको वो पैसे देंगे, हो सकता है उनको 200-250 अरब का नुकसान हो जाए। कितना कह रहा, 200-250 अरब। लेकिन आगे जाके आप जब इसको इम्प्रूव करेंगे, और पीआईयू एक नाम है, जब मतलब यार ये रिवाइव रिवाइव कर गया, तो वो नाम ऑलरेडी बना हुआ है, लॉस है, लेकिन आप उसको इम्प्रूव करेंगे। पीटीसीएल को ले लें आप, ऐसे ही हुआ था, पीटीसीएल डूब रहा था बिल्कुल। पीटीसीएल का तभी भी हाल ऐसे ही। किसका? नहीं पीटीसीएल नहीं, पीटीसीएल बहुत बेहतर है। थोड़े से बादल आ जाएंगे, कनेक्शन नहीं, कट जाए। वो आ जाता हूँ, वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि हर एक के घर में फोन लगा हुआ है, लैंडलाइन लगी हुई है, उसकी एक वजह ये भी है। हर किसके घर में नहीं लगा हुआ लैंडलाइन, शुरू से पहले फोन तो होते ही नहीं थे। तो मैंने देखा है ना कि पहले जो है वो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, उन्होंने थोड़ा उसको बेहतर किया है। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं। खैर एनीवे, तो आप ये देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हम कोई नहीं, बाद में हमें जो है वो 1,000 अरब का फायदा भी तो होना है 5 साल बाद। लेकिन आप 5 साल का सोचेंगे तो फिर पार्टी इतनी हैवी हो कि वो लॉन्ग रन में भी सर्वाइव करे, तो फिर बात है। लेकिन लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीआईए इतनी बुरी होने के बावजूद, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर कोई लेना चाहे बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन होगा, कि यार इतनी खराबी के बावजूद भी लोग उससे ट्रैवल कर रहे होते हैं। स्टिल ये नहीं है कि हवाई जहाज खाली जा रहा है, इसका मतलब उनका नाम है और वो कह रहे हैं ठीक है जी कोई बात नहीं, टिकट भी थोड़ी सस्ती है,
कंपेयर टू अदर जो प्राइवेट एयरलाइन हैं। तो ये उसको कैश कर सकते हैं बाद में जाके। अगर ये सर्विस अच्छी कर देंगे तो लोग माइट लाइक टू ट्रैवल विद देम। अच्छा एनीवे मतलब देखते हैं कि वो और कौन सी कंडीशन लगाते हैं इसके साथ, क्योंकि अभी जैसे पीआई अगर यहाँ से यूके जानी हो ना तो डायरेक्ट जाती है, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट की जरूरत नहीं होती। बाकी जितनी होती है वो सारी की सारी आप एमिरेट्स में बैठ जाए, दुबई रुक जाएगी, आप नहीं वो कतर एयरवेज पे चले जाए, वो कतर रुकेगी बीच में, या आप वो इत्तेहाद में चले जाए वो अबू धाबी रुक जाएगी। तो इसमें ये एडवांटेज जैसे रहा, आप देखेंगे एडवांटेज रहता है कि नहीं, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ओन थी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ से यूके जाना है तो आपको 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे में मिडिल ईस्ट पहुंचते हैं, उससे आगे फिर 7 8 घंटे और लग जाते हैं। तो अगर आप जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट पे जाएंगे तो डायरेक्ट 7 घंटे में पहुंच जाएंगे सीधे, तो बहुत बड़ा एक फर्क जरूर है। अच्छा खैर, तो वो बात की बात है, लेकिन ये बेनिफिट भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो वो ऐसे बिजनेस फिर ये काम कर लेते हैं जरूर। अच्छा, इंक्रीज वर्कलोड फॉर मैनेजर्स ड्यू टू वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल इफ वर्कर इज नॉट डेलीगेटेड। ये मैंने आपको साथ में थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करके का हिंट भी दिया मैंने, कि मैनेजर का वर्कलोड बढ़ गया, अगर वो डेलीगेशन नहीं करता तो प्रॉब्लम है, उसे करना चाहिए फिर। लेकिन वो करने के लिए क्या जरूरी है भाई, एम्प्लॉयज भी तो इस काबिल हो। अगर एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट काम करने के काबिल ही नहीं है तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके लिए दंदे सर बन जाएगा, क्योंकि उनको आप डेलीगेट कर नहीं सकते, करेंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे वो काम का। फिर रिड्यूसेस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग वर्क फोर्स। अच्छा ये भी है कि लॉयल्टी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि रिडंडेंट कर रहे हैं तो वो वर्कर जो काम करेंगे भी वो भी कहेंगे यार 25 साल से एक बंदा काम करता निकाल दिया, चाहे पैसे भी दिए, फिर भी इश्यूज रहेंगे। और एम्प्लॉयज वो जो है ना वो आप ये जब रिडंडेंसी से those employees that will be retained by the company that will be unsettled by that action as well। और वो अब कहेंगे यार दूसरी जगह कहीं और भी जॉब ढूंढते हैं, पहले वो ट्राइयां बिल्कुल नहीं मार रहे होंगे। जैसे ही रिडंडेंसी का एक दफा ऑपरेशन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, एम्प्लॉइज दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब्स। वो कॉम्पिटेंट भी होंगे, लेकिन उन्होंने कहा यार हम कंफर्टेबल हैं एक जॉब में, यही करेंगे। लेकिन जब नजर आएगा यार कोई भी अब सेफ नहीं है, आप परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है, आपकी रॉ अच्छी है बुरी है, आप में से किसी ने तो जाना है, तो बेहतर है यार कहीं और ढूंढते हैं जहाँ पर जॉब तो सेफ हो। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, उसमें फिर टर्नओवर बढ़ सकता है आपका, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा फिर, और कंज्यूमर्स की तरफ से भी एक आप कह लो कि एक कंज्यूमर्स पे भी बैड इंप्रेशन आएगा कि यार ये तो एम्प्लॉय से लॉयल नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन में या एथिकल कंसिडरेशन को अगर लें तो दे माइट नॉट लाइक टू बाय फ्रॉम सच बिजनेसेस जहाँ एम्प्लॉयज को के इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा है, या नए एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज निकल रहे हैं तो एम्प्लॉयज जैसे कि आप कह रहे हैं वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, तो शायद कस्टमर को भी उस तरह से डील ना कर पाए, पर किसी भी तरह से इसकी डेवलपमेंट की जा सकती है। अच्छा, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के फायदे देखो जरा जल्दी से। मैसेज कैन बी सेंड क्विकली फ्रॉम टॉप टू लो लेवल, ये समझ आती है आपको, मैं बताने की जरूरत नहीं। मैसेज इज लेस लाइकली टू डिस्टॉर्ट एज लेस इंटरमीडियरीज आर देयर, ये भी आपको पता है। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल एनकरेजेस डेलीगेशन, ये आप आराम से इसको डेवलप कर सकते हैं, बहुत बात है। आगे चलते हैं लाइन मैनेजर स्टाफ मैनेजर पे। तो आपने याद रखना है कि लाइन मैनेजर जो होते हैं, अब जैसे वहां लिखा भी है, उनकी डायरेक्ट अथॉरिटी होती है एम्प्लॉय पे, जैसे सुपरवाइजर है। अब वो डायरेक्ट देख रहे, जैसे मैं स्कूल में हूँ तो जो एचएम होते हैं वो मेरे सुपरवाइजर ही होते हैं, जो मुझे पूछते हैं सर आप कब आए कब नहीं गए, सर आपका टाइम टेबल आपने क्लासेस ली हैं, सिलेबस कितना हो गया वगैरह वगैरह, कि आपके टीम लीडर हैं वो यही है। तो वो लाइन मैनेजर है। तो एम्प्लॉय डायरेक्टली आंसरेबल होता है लाइन मैनेजर को। और स्टाफ मैनेजर वो होते हैं जो डायरेक्ट अथॉरिटी तो नहीं रखते एम्प्लॉयज के, लेकिन उनका एक प्रेशर तो बना होता है। क्यों? स्टाफ मैनेजर के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज होती है, जिससे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं। तो दे माइट नॉट हैव एनीवन वर्किंग अंडर देम, कोई भी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इकोनॉमिक फोरकास्टर, उसका काम क्या है? बिजनेस को बताना कि आगे मार्केट में क्या चेंजेस आने वाली हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाएगी कम करेगी, ट्रस्ट ज्यादा करेगी कम करेगी, वगैरह वगैरह। और उसके हिसाब से बिजनेस को डिफरेंट स्ट्रेटजीज लेने के लिए कन्विंस करेगी या एडवाइस करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जॉब है बड़ी, और बहुत पैसे भी लेते हैं ये जो इकोनॉमिक फोरकास्टर होते हैं। तो लेकिन उनके नीचे बंदा कोई नहीं है, अकेले हैं, लेकिन उनके पास स्पेशल एबिलिटी है, स्पेशल एक्सपर्टीज है जिसे वो गाइड कर रहे हैं। अब चूंकि उनका इंटरेक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट से होता है, अगर वो किसी एम्प्लॉय को कह दें कि भाई यार ये काम ऐसे कर लो, तो अब डायरेक्ट अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय स्टिल फील करेगा कि यार ये बॉस तक भी, ऊपर तक इसकी एक्सेस है, तो ये पेज शिकायत ना लगा दो। तो इनडायरेक्टली कहें तो वो सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जो नीचे काम कर रहे हैं लाइन मैनेजर के, वो दे माइट गेट प्रेशराइज्ड बाय स्टाफ मैनेजर एज वेल।
तो अब मैंने यहाँ पे आईटी एक्सपर्ट लिखा, वो भी है। आईटी एक्सपर्ट क्या करता है कि जी सारे अब अपने लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को चेंज कर लें, टेक्नोलॉजी नई लाएं कि ना लाएं, अपग्रेड कर लें कि ना करें, ये आईटी एक्सपर्ट ने बताना। उसके नीचे कोई नहीं है, वो सिर्फ एडवाइस देगा कहाँ से खरीदना है, कितने का खरीदना है, ये उसका काम। तो इसमें भी बंदा कोई नहीं है नीचे इसके, लेकिन उसके बाद भी स्पेशल एबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, जिससे वो बिजनेस को एडवाइस देता है। ये दोनों मौजूद है, और दोनों, तो स्टाफ मैनेजर की बात का दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि स्टाफ मैनेजर ने कहा कि यार आपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, थोड़ी देर आप वेट किया करो, जब तक पूरा प्रोसेस वो आपका एप्लीकेशन ना खुल जाए आपने काम शुरू नहीं करना। उधर लाइन मैनेजर कह रहा है कि भाई फटाफट काम करके मुझे देना है, और कंप्यूटर आप खोल के जो बैठ जाते हैं ना 5-5 10 10 मिनट वेले, वो नहीं बैठना। अब प्रॉब्लम आ गई, वहां वो एक्सपर्ट बंदा है, उसको ज्यादा पता जरूर है, लेकिन डर उसको लाइन मैनेजर का है कि भाई मैं अगर कंप्यूटर ऑन करके 5 मिनट वेट करूंगा, मुझे उसने देख लिया लाइन मैनेजर ने, उसने तो नहीं सुना। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में। तो उससे वर्कर कंफ्यूज हो सकता है कि मुझे किसकी सुननी है। लाइन मैनेजर को नहीं सुनूंगा तो वो सीधा ही मुझे सुनाएगा, स्टाफ मैनेजर की नहीं सुनूंगा तो वो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट वो आगे कन्वे कर सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कोई भी नहीं काम ये देखो ना, अब बताता हूँ। अब कॉन्फ्लिक्ट देख लें जल्दी जल्दी। पहला क्या है, ये जो पेपर में आया हुआ है मैंने इसलिए ऐड कर दिया। स्टाफ मैनेजर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर आइडियाज आर नेवर इंप्लीमेंटेड एज डिसीजंस आर टेकन बाय लाइन मैनेजर। एक तो ये, हम जो एडवाइस देते हैं भाई आपके लाइन मैनेजर वो कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑपरेशंस से रिलेटेड होते हैं वो तो लाइन मैनेजर है और उनके एम्प्लॉइज हैं। तो लाइन जब वो कहते हैं यार ये जो हम ऑर्डर देते हैं ना, जो हम डेवलपमेंट के डिसीजन लेते हैं या इम्प्लीमेंटेशन, वो उस तरह से नहीं हो रही होती। इम्प्लीमेंटेशन तो लाइन मैनेजर ने करनी है। लाइन मैनेजर सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ मैनेजर्स एज इंटरफेरेंस इन देयर वर्क। अगर वो किसी स्टाफ मैनेजर को देख लें कि उनके सबॉर्डिनेट को समझा रहा है कुछ, ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, इसको तब चढ़ती है। हमारे यहाँ करो वैसे तब चढ़ जाती है किसी भी बात में, वजह हो ना हो, कि भाई ये क्यों समझा रहा है, ये बंदा तो मेरे अंडर आता है, मैं इसका बॉस हूँ, ये समझा क्यों रहा है इसको। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है। स्टाफ मैनेजर एक्चुअली कंपनी की बेहतरी के लिए कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये मेरा एम्प्लॉय को अपने अंडर करना चाह रहा है। इस तरह तो एम्प्लॉय भी मेरी बात सुनना ही छोड़ देगा, वो हर दफा ये कहेगा जनाब स्टाफ मैनेजर ने ये कहा है, स्टाफ मैनेजर ने वो कहा है, तो फिर मेरी पावर कहाँ गई। और पीपल हु वांट टू गो अप द लैडर, सिर्फ एक रीजन ये नहीं होता कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करनी है। एक रीजन ये भी होता है कि दे वांट टू एंजॉय द पावर। तो वो पावर उनकी छिनती नजर आएगी तो वो बोलेंगे, सारी बात है। अच्छा, स्टाफ मैनेजर का अपना रोल है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर सबऑर्डिनेट्स, ये और कहते भी हैं लाइन मैनेजर यार इनको खाक पता है, अभी बैठ के बातें कर सकते हैं, इन्हें का पता असल में काम कैसे होता है, इस तरह से काम हम नहीं कर सकते, हम ऐसे ही करेंगे, करते रहो। तो वो एम्प्लॉइज को कहेंगे, एम्प्लॉइज वही काम करेंगे। अच्छा, सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर द लाइन मैनेजर आर बोथ बाय स्टाफ मैनेजर ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैंने बता दिया, मैं इसको कवर नहीं कर रहा, ये बात हो चुकी है। employees gets confused to whose employees gets confused, क्या हो गया, employees get confused whose instructions to follow as line managers have direct authority and staff managers have access to top level management, बता चुका हूँ, इसमें बात नहीं कर रहे। और फिर आ गया line managers believe that staff managers are not able to see the whole picture as they are specialized in a particular area में। उनको हमारी जॉब का नहीं पता, वो तो सिर्फ यही बता रहे हैं ना अपने काम के बारे में, ये उनका व्यू पॉइंट है। फिर इफ थिंग्स गो राइट स्टाफ मैनेजर्स टेक द क्रेडिट, अदरवाइज दे डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर गड़बड़ हुई तो हमारे पर डाल देना उन्हें, वो ये लाइन मैनेजर का काम था, उसने खराब किया, और सही हो गया तो कोई देखा मैंने एडवाइस की। तो लाइन मैनेजर जो है ना वो ये सोचते हैं कि दे विल टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम अस, और अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो ये हम पे डालेंगे फिर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अच्छा, एमडी हम बड़ा बोलते हैं, एमडी आ गए जी, एमडी साहब आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, और जो कि टॉप लेवल जिसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये ऐसा मैनेजर जो कुछ नहीं करता, वेलियां मारता है, मतलब ये उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ, आप ऐसे ही करो एग्जैक्टली, आप इस तरह कोई ही ले लो उसको। लेकिन वो चले ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम स्कूल को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लें, तो आपकी प्रिंसिपल यही, प्रिंसिपल की कोई एक्सपर्टीज नहीं है किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको हैंडल कर रहा है। तो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक वर्ड लिखा बेसिकली, तो कंसर्न आ रहे हैं सब्जेक्ट टीचर्स के, जी हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास में ये इशू चल रहा है, ये प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, ये क्लास छोटी है या बहुत नॉइजी है, वट एवर, तो ये इश्यूज हैंडल करना उसका काम है, उसको नीचे से सारे आते हैं, तो ये आप कर सकते हैं काम। लेकिन एमडी के पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती,
कोई काम को करने की या एडवाइस करने की, वो सिर्फ ऑर्डर दे सकता है कि इस काम को ठीक करें। किस तरह से? बाय सेंडिंग अ मैसेज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। यानी कि अगर एक क्लास बहुत नॉइजी थी, या फर्ज की एक फैक्ट्री है जो एक जहाँ जिस जगह पर आप वो क्या कहते हैं वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पर वो खिड़कियों से बहुत ज्यादा जो है वो आवाज आती है बाहर से, जिसकी वजह से वर्कर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो जो एमडी होगा वो ओवरऑल मॉनिटर करके मैसेज दे सकता है कि भाई ये खिड़कियों को सही करो, साउंड प्रूफ करो, ताकि आवाज ना आए। ये हो सकता है, लेकिन खुद कर नहीं सकता, ना ही देख सकता है। अच्छा, फिर दोबारा पूछेगा वर्कर से, हाँ जी काम हो गया, इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम देयर और नॉट? वो कहेंगे नहीं, तो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। तो ओवरऑल इंचार्ज लेकिन होता एमडी ही है, एमडी के नीचे ही सारे आते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल होगा, शॉर्ट होगा, एक इन चीजों पर डिपेंड करता है। एक साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइज अगर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतना ही चेन ऑफ कमांड बड़ी होती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ज्यादातर उनमें चेन ऑफ कमांड लॉन्ग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है भाई। क्यों? भाई उन्होंने पूरे मुल्क को देना है, पूरे मुल्क को सप्लाई करना होता है, जारी बात है। पाकिस्तान रेलवे जो है वो लाहौर की तो नहीं है, पीआई भी खाली लाहौर का तो नहीं था, जारी बात है। या पीटीवी जो है उसको भी ले लो आप, तो क्या वो एक शहर का है? तो इसलिए वो बड़ी ही होती है, तो उसमें चेन ऑफ कमांड ज्यादा लंबी होती है। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप का जो स्टाइल है वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करते हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो कहते हैं कि चले, यानी कि ऑर्डर देना पसंद करते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा? हिरार्किकल स्ट्रक्चर, सारी बात है। अगर आप जो है वो कहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, या लेजे फेयर में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसके अलावा अगर डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात करें, तो फिर आप जो है वो जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, रीजनल स्ट्रक्चर, तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फिर इकोनॉमिक रिसेशन अगर चल रही है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोटा करते हैं, स्ट्रक्चर को शॉर्ट करते जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सेशन में आपको डी लेयरिंग करनी है, कुछ लेवल निकाल दें जिनकी जरूरत नहीं है खास, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपने बीच में बीच की लेयर निकाल दी, नॉर्मली बीच की लेयर ही निकालते हैं, सबसे आखिरी लेयर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो एक्चुअली काम कर रही है, सबसे ऊपर वाली भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेते हैं। आप बीच में कोई लेयर निकाल देते हैं तो उसका बर्डन जारी बात है ऊपर वालों पे ज्यादा आ जाता है। जैसे सर कई स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल भी होता है। हाँ, तो प्रिंसिपल के बगैर तो काम नहीं चलेगा, वाइस के प्रिंसिपल बाद के चल बगैर जाएगा। चल जाता तो है। अगर आप बिल्कुल तो मतलब वाइस प्रिंसिपल को आप निकाल भी दें तो आप तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं सर पहले सादिक में था, तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल की वो पोस्ट ही खत्म कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे भी स्कूल में सिटी स्कूल रावी है, वहां पर एक वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट दी भी उनको वैसे ही, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी पोस्ट को निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई टीचर उनसे जाके कम्युनिकेट नहीं करता। अच्छा। हेड मास्टर है प्रिंसिपल। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी, अच्छा एक तो रिसेशन अगर आ जाएगा तो आप अपने स्ट्रक्चर को शॉर्ट कर लेंगे, टेक्नोलॉजी आ गई तब भी आप स्ट्रक्चर शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वर्कर से, तो आपको जरूरत नहीं है अब वर्कर को फिजिकली आपके पास आने की जरूरत नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वर्कर से आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं एट अ रिमोट प्लेस एज वेल। अच्छा, तो स्ट्रक्चर शॉर्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि आप दूसरे मैंने एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, दूसरे रीजन में भी जाना चाह रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जिस रीजन में आप जा रहे हैं वहां पर एम्पावर कर देना मैनेजर को, वहां मैनेजर बनाया और एम्पावर कर दिया। बताइए बता, आप एक घंटे से ज्यादा में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाह रहे हैं, तो आप वहां घंटी मैनेजर बनाएंगे ना फिर, जारी बात है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो फिर जियोग्राफिक स्ट्रक्चर हो सकता है या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में आप डील करने लगे हैं, अगर पहले नहीं कर रहे थे अब आप करने लगे हैं, तो सारे प्रोडक्ट को आप तो हैंडल नहीं कर सकते, तो आप उस स्ट्रक्चर को जो पहले सेंट्रलाइज था या हायरार्की का था फौरन चेंज करके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइजेशन आपको पहले ही पता है कि सारे डिसीजन टॉप पर लिए जाते हैं। एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है कि मैंने लिखा है पावर रेस्ट एट द टॉप, ये भी है कि डिसीजन मेकिंग इज हेल्ड एट द सेंटर, ये भी वही बात है। अच्छा, अब जल्दी से इसके अगर हम एडवांटेजेस देख लें तो रैपिड डिसीजन मेकिंग जारी बात है इसमें होती है। रैपिड डिसीजन मेकिंग क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ ऊपर के दो चार लोगों ने डिसीजन लेना है ना, कौन सा सबको इन्वॉल्व करना है, मीटिंग होनी है। कंसल्ट कंसल्ट तो करना नहीं है, ऑर्डर ही देना है। हाँ, कंसल्ट करना नहीं है, बहस होनी नहीं है, डिस्कशन तो होनी नहीं। अच्छा, प्रिवेंट, तो ये इसका फायदा अभी हम अभी देख लेते हैं, इसको आप बता सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अगर आपने जल्दी करनी है, आपका टाइम नहीं है,
और ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें टाइम इज मनी है। जैसे कि आपने डिसीजन लेना है प्राइस को कम करें ना करें, कंपटीटर प्राइस कम करने के लिए तैयार खड़ा है, तो उसने अगर पहले कम कर दी और आपने डिसीजन ले लिया, तो अब आपके प्राइस कम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो ऑलरेडी उसे ले चुके होंगे। तो फिर आप यही काम करेंगे, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिवीजन्स। अब आपस में जो हमने पढ़ा था ना, एक आपको याद है टनल विजन, हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन अपना, अपनी डिवीजन को अपने डिपार्टमेंट को देखने के ये हम अच्छा चला लें बस, बाकी बिजनेस की खैर है, जिसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो जब ऑर्डर ही ऊपर से आने हैं, तो अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, क्योंकि हर एक ने वही रोल प्ले करना है जो उनको ऊपर से ऑर्डर किया जा रहा है। तो ये भी खत्म हो गया, कोई भी बंदा एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहा। फिर अवॉइड कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी आ गया हमारे पास, ये भी समझ आती है बात, क्योंकि अब हर जगह स्टैंडर्डाइज, मैंने लिखा है यूनिफाइड पॉलिसीज। आप गोर में चले जाए, गोर में की किसी भी आउटलेट में चले जाए, आपको सेम एनवायरनमेंट नजर आएगा, सेम क्लीनलीनेस, सेम आइटम्स और सेम कल्चर। आपको जो प्राइस डील कर रहे हैं, द वे दे डील इट, या जो उनकी ड्रेसिंग हुई हुई है, जो एनवायरनमेंट है, आपको इट विल लुक वेरी फेमिलियर टू यू। आप किसी भी अगर वो आउटलेट में जाते हो, उसकी वजह क्या है कि वहाँ डिसीजन सेंट्रलाइज है, मतलब वहाँ बाइंग जो होती है चीजों की, वो भी सेंट्रलाइज होती है। और फिर सप्लाई, यानी कि एक ही दफा बाय करके फिर सप्लाई किया जाता है जहां जहां चीजें कम पड़ी हुई हैं। तो उसकी वजह से हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड लुक नजर आती है। और अगर तमाम चीजें एक जैसी हो, तो कस्टमर को नजर आएगा यार इनके, हम जब बोलते हैं यार इनकी स्टैंडर्ड, काम बड़ा स्टैंडर्ड का है, सर्विस बड़ी स्टैंडर्ड की है, प्रोडक्ट बड़ी स्टैंडर्ड का है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई टॉप नॉच क्वालिटी है, गलत। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जहां भी जाए एग्जैक्टली सेम क्वालिटी मिलती है, सेम सर्विस मिलती है। तो इससे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार जहां जाते हैं ऐसी। तो ये एक मसला। अच्छा, ये चीज आ गई। फिर है जी, डिसीजन आर टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल बिजनेस। सारे इसमें किसी एक डिपार्टमेंट की इंटरेस्ट को नहीं देखा जाएगा, तो नो टनल व्यू मैंने आगे लिख दिया। एक ही और फायदा, सेंट्रल बाइंग लीडिंग टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब हर ब्रांच अपना अपना सामान नहीं खरीद रही, अब बिजनेस सब ब्रांचेस के लिए वो रॉ मटेरियल वगैरह या जो प्रोडक्ट्स है वो खरीद के देगी, तो उससे आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एक्सपर्ट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी है, जो ऊपर बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो शायद वो बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। और आपको पता है जो टॉप लेवल डिसीजन लेती है, तो उनको पता है यार डिसीजन गलत भी हो जाता है, लेकिन अगर डिसीजन नीचे देंगे तो उनको हमेशा एक फियर रहेगा कि यार डिसीजन गलत हो गया फिर क्या होगा। तो उससे वो अपने काम पे उतना फोकस नहीं कर पाते। कौन? जो नीचे के लोग होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता है हमसे ऊपर तो है ही कोई नहीं, तो इसलिए हम डिसीजन ले रहे हैं और हमने अपनी समझ के मुताबिक डिसीजन ले लिया, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन नीचे जो लोग हैं वो डिसीजन अगर ले लेंगे, तो उन्हें पता है कि सारा कुछ मलबा में हमारे पे ना गिर जाए, तो वो उस तरह से अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते। और शायद उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करूं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ये होती है आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो, आपका 20 से 25 साल का तजर्बा हो, तो उनको बना नॉमिनेट ही उनको करते हैं कि ये इलेक्शन में खड़े होंगे। तो उससे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा होती है। फिर फीलिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मैं बता चुका हूँ, इंप्लॉइज के लिए गुड ब्रांड इमेज आ गया, एक जैसी चीजें। और कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर ऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन का उन्हें पता है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।